मेरा प्रवेश भी नया है और भाषण का अवसर भी पहली बार हो रहा है। इस सदन की अधीर रंजन जी प्लीज। इस सदन की संसदीय परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफी अनुभवी 3-3, 4-4 दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी इस सदन में विराजमान है। मुझ जैसा एक नया व्यक्ति जब कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए कुछ और कुछ मेरे कमरे में बैठ करके, लेकिन करीब करीब सभी भाषण मैंने सुने हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, डॉक्टर थंबी दुराई जी, भर्तृहरि जी, टीएमसी के नेता, सभी वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक स्वर ये आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूं एक सही विषय को स्पर्श किया है और ये मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं एक अनुभव बताता हूं अपना। मैं नया नया गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया, मैं गुजरात के गांवों में, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। तो खैर ट्रेजरी बेंच ने बहुत तालियां बजाई, सामने की तरफ सन्नाटा था, लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए थे। वे बाद में समय लेकर के मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, मोदी जी कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही, आप नए हो, आपका अनुभव नहीं है और आप ये 24 घंटे बिजली इम्पॉसिबल है, आप कैसे दोगे। और एक मित्र भाव से उन्होंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। बोले संभव ही नहीं है, 2000 मेगावाट अगर डेफिसिट है और आप कैसे करोगे। उनके मन में वो विचार आना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि वो काम गुजरात में हो गया था। और इसलिए यहां बैठे हुए कभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसको पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये सिर्फ परंपरा और रिचुअल नहीं है। हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक सैंक्टिटी है, एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का
हमारा प्रयास भी है और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है, जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है। और इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमने हमेशा एक गरिमा भी देनी चाहिए, उसको गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन के हम सब ने मिलकर के उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसको परिपूर्ण करना होगा, किसी का दायित्व अगर कुछ कमी रहती है तो रखवाले बनकर के पूरी आवाज उठाना, ये भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी मोटी नोकझोंक तो आवश्यक भी होती है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नजर आया। यहां भी जो मुद्दे उठाए गए उसके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसका प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हुए या उस तरफ बैठे हुए सबकी बातों में मुखर हुआ है। ये मैं मानता हूं एक शुभ संकेत है भारत के भाग्य के लिए। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में चुनाव, मतदाता, ये परिणाम, उसकी सराहना की। मैं भी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए मत देकर के 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की ये चिंता और उनका ये चिंतन और उन्होंने जो हमें जिम्मेवारी दी है उसको हमें परिपूर्ण करना है। लेकिन एक बात मुझे हमने सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश, उस रूप में तो कभी कभार हमारा उल्लेख होता है, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की रगों में भी लोकतंत्र के प्रति की श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वो कितना जागरूक है। क्या कभी दुनिया में हमारी इस ताकत को हमने सही रूप में प्रस्तुत किया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम ये समझाएं, विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के जितने मतदाता हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे चुनाव में शरीक हो। ये कितनी बड़ी ताकत है हमारी। क्या विश्व के सामने भारत के इस सामर्थ्यवान रूप को कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूं हम सबका दायित्व बनता है। और हमने, ये बात सही है, कुछ बातों में 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है।
बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी कभार चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी बातों से बाहर निकल करके भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र और इस चुनाव में इस प्रकार का प्रकट रूप विश्व के सामने एक ताकतवर के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। और हमने दुनिया के सामने सर ऊंचा कर करके, आंख में आंख मिला करके, सीना तान करके भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए और उसको एक एजेंडा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। भारत का गौरव और गरिमा इसके कारण बढ़ सकती है। भाइयों बहनों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सही है कि देश इस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए हो? क्या सरकार सिर्फ इन्हें गिने लोगों के लाभ के लिए हो? सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को अपने बच्चे को पढ़ाना है तो दुनिया की कोई भी स्कूल वो या दुनिया का कोई भी टीचर हायर कर सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया, सैकड़ों डॉक्टर उसकी तैनात में आके खड़े हो सकते हैं। गरीब कहां जाएगा? उसके नसीब में तो वो सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वो सरकारी अस्पताल है। और इसलिए सरकार का इस सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं, तो ये देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़े तो आखिरी मानवीय छोर पर बैठे हुए इंसान के कल्याण का काम इस शताब्दी के ये राजनीतिक चिंतन के तीनों महापुरुषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर में जो बैठा हुआ इंसान है उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। हमारी वो प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वो ताकत लानी है ताकि वो गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है शिक्षा। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है अंधश्रद्धा से मुक्ति। अगर हम गरीबों में अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है, अगर उसमें से उसको बाहर लाने में सफल होते हैं तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ों पर पलने की इच्छा नहीं रखता है। वो अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। उतना सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। हम उसकी इस मूलभूत ताकत को पकड़ करके अगर उसको बल देने का प्रयास करते हैं, और इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने की ताकत दें, गरीब से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें, और शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए काम में आए, उस दिशा में होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे।
हम सदियों से कहते आए हैं कि कृषि प्रधान देश है, ये गांवों का देश है, लेकिन ये नारे तो बहुत अच्छे लगे, सुनना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आज अपने सीने पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि हमने हमारे गांव के जीवन को बदल पाए हैं, हमारे किसानों के जीवन को बदल पाए हैं? यहां मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हूं। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि भारत के गांवों के जीवन को बदलने के लिए उसको हम अग्रिमता दें, किसानों के जीवन को बदलने के लिए उसको अग्रिमता दें। और राष्ट्रपति जी के भाषण में उस बात को करने के लिए हमने कोशिश की है। यहां एक विषय ऐसा भी आया कि कैसे करेंगे। हमने एक शब्द प्रयोग किया है, रर्बन, गांवों के विकास के लिए, जो राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने देखा। जहां सुविधा शहर की हो, आत्मा गांव की हो। गांव की पहचान गांव की आत्मा में बनी हुई है। आज भी वो अपनापन, गांव में एक बारात आती तो पूरा गांव को लगता है हमारे गांव की बारात है। गांव में एक मेहमान आता है तो पूरे